हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेल्थ जनरेशन की वीडियोस बना रहा हूं। मतलब क्या है कि कुछ पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और सोच रहा हूं कि उन पैसों से इस मंदी भरी मार्केट में, क्योंकि आजकल मार्केट गिरी हुई है काफ़ी, तो कौन सी कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाए कि मेरे पैसे को बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिले। क्योंकि अगर इस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट में रख देता हूँ, किसी भी बैंक अकाउंट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अपने पैसे को इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, इसको ख़त्म करना ही बोलते हैं कि आप अपने पैसे को बैंक को दे रहे हैं और बैंक उसी पैसे को भारत की अर्थव्यवस्था में लगा रहा है। तो बैंक आपके 100 रुपये से 20 रुपये कमाता है और आपको 2 रुपये देता है। इसी को तो कैपिटलिज्म कहा जाता है कि आप अपनी मूर्खता से, जी हाँ, आप अपनी मूर्खता से, आप अपनी सेफ्टी को देखते हुए क्या सोचते हैं कि आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया और वो सेफ़ है। तो याद होगा आपको डिमोनेटाइजेशन का दौर, जब आप 4,000 रुपये लेने के लिए एक लंबी कतार में खड़े हो गए थे बिना किसी नानुकुर किए या मुंह से आवाज़ निकाले। तो याद रखिए, कल की डेट में अगर एक ऐसा फरमान आ जाए कि आपका अकाउंट से आप 1,000 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं, तो अब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी है तो वो आपका नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने जब इस तरीके से सर्च करना चाहा कि इंडिया की क्या ग्रोथ चल रही है, तो मैं देख करके हैरान रह गया कि इन नंबरों को गिन भी नहीं सकते हैं। मतलब क्या कि ये नंबर अगर आप अभी सोचें कि इसको चलो गिना जाए, तो आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर दिखाई पड़ रहा है, इसको आप 2 मिनट रोक करके गिनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी संख्या है। तो ये भारत की इस समय की जीडीपी है। जीडीपी मोटे मोटे अक्षरों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर आंकी जाए तो वो हमारी इतने लाख करोड़, मतलब 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है ना। तो इससे आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जब कोई भी देश बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो वो हवाबाजी में ग्रो नहीं करता है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि उसकी ग्रोथ में मदद कर रही होती हैं। तो इसको देखते हुए आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ इंडिया के ग्रोथ का। ये देखिए, है ना, बड़ा आपको मज़ा आएगा। 3.18 लाख करोड़ यूएस डॉलर ये इंडिया का जीडीपी है। जीडीपी का मतलब हो गया कि देश के अंदर बनने वाले जितने उत्पाद हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कुल वैल्यू कितनी है, 3.18 लाख करोड़। ठीक है ना। अब आपको मैं ये इसको ग्राफ को दिखाता हूँ। इसमें 3 नेशंस का कंपैरिजन किया गया है, इंडिया का, कनाडा का और ब्राज़ील का। तो आप देखेंगे 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है तो भी आपको इस वीडियो को देख करके बहुत मज़ा आ जाएगा और अंत में आप ये जान जाएंगे कि किन कंपनीज़ में हमें अपने पैसे को पार्क करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने पैसे को सेफली बैंक वालों को दे दें उसे ख़त्म करने के लिए। तो आप देखिए 1960 में यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडिया की ग्रोथ, अब आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये 1960 में जब ले गया तो इंडिया 3,702 करोड़, कनाडा 4,000 और ब्राज़ील 1,700 करोड़। अब 1970 में आप आ जाइए तो कनाडा बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। धीरे धीरे जब मैं इस ग्राफ को बढ़ाता हूँ तो 1980 पर आने पर आपको दिख रहा होगा, मतलब आप यहाँ पे देखते रहिएगा इसको, है ना, इनकी वैल्यूज़ को। तो 1980 पर आने पर 1980 में देखिए इंडिया 18,632 करोड़, कनाडा 1980 में 18,600, कनाडा 27,000 करोड़ और ब्राज़ील 23,000 करोड़। 1990 में जब आते हैं तो 29,000 करोड़ इंडिया का पहुंचता है, लगभग 30-32,000 करोड़। कनाडा लगभग दुगना हो जाता है ना। ब्राज़ील भी कनाडा के आसपास पहुंच रहा है। 2000 में जब हम आ जाते हैं तो कनाडा और आगे निकल गया है, इंडिया पीछे है सबसे और ब्राज़ील भी कनाडा के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब आप देखिए, जैसे ही हम 2010 के आसपास पहुंचते हैं तो इंडिया कनाडा को लगभग पीछे छोड़ देता है, लेकिन ब्राज़ील काफ़ी आगे बढ़ जाता है ना। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते हैं तो आज की डेट में अब देखिए आप, इंडिया जो है वो 3,18,000 करोड़, मतलब कि कनाडा के 1.78 टाइम्स ज़्यादा, है ना, ब्राज़ील से भी दुगना।
तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का ये एरा चल रहा है और इंडिया बहुत तेज़ी से ऊपर को ग्रो कर रहा है ना। इंडिया बहुत तेज़ी से ऊपर को ग्रो कर रहा है और आप इसकी ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो इस समय 7 से 8% की इंडिया की ग्रोथ रेट चल रही है। हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो लगभग 2256 है, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आप देखिए, जब इस चीज़ को मैंने देखा कि इतना लाख करोड़ अगर इंडिया का जीडीपी है तो इसमें मुझे क्या मिल सकता है ना, क्योंकि ये सारा का सारा जो जीडीपी है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम करती हैं और इन कंपनीज़ को अगर हम देखें तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज़ को निकाला जाए। तब मैंने यहाँ पर अगर सर्च किया तो मुझे दिखा इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, है ना, जो सबसे बेहतरीन काम कर रही हैं, उनके बारे में जानना चाहा तो दिखाई पड़ा कि सबसे बेहतरीन इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, है ना। और ये ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की फील्ड में है और ये इसका लगभग एक आंकड़ा है कि इतने 1567 लाख करोड़ का इसका टर्नओवर है। अब ये मार्केट कैप है। टाटा कंसल्टेंसी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस। तो इनमें से एक स्टॉक मैंने HUL कवर कर लिया है। एक स्टॉक कौन सा कवर कर लिया है? HUL, जिसमें कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूँ। कुछ पैसा और है। अब मैं आज देखने वाला हूँ कि क्या रिलायंस से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, है ना। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री को स्टडी करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ कि क्यों पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, इंडिया एवर ग्रोइंग कंट्री है और इस समय यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड किसके पास है? इंडिया के पास है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं ये आप देखिए। 11 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में, जिसमें से कि 3 से 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कहने का मतलब है 100 लोगों में से 3 या 4 लोग ही केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इतने ही लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इतने ही लोगों की वजह से इंडिया की जीडीपी 3 लाख करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। आप सोचिए, आने वाले समय में अगर ये 3 से 4 जस्ट दुगना हो जाए, मतलब कि इसमें 8 लोग 8% ऑफ द पॉपुलेशन अगर इन्वेस्ट करने लग जाए तो इंडिया कहाँ जाने वाला है ना। इंडिया कहाँ जाने वाला है? आइए क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे इंडिया की जगह पे अमेरिका लिख देते हैं, ठीक है ना। इंडिया की जगह पे क्या लिख देते हैं? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब आप देखिए, ये जनरेट कर रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, सारी नॉलेज आपके सामने जनरेट करके गूगल दे देता है अपने बार्ड से। अब देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ेगा, तो अब आपको देख करके हैरानी हो जाएगी। ये देखिए, 61% ऑफ एडल्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। समझ रहे हैं आप बात को? 61%, मतलब कि 61% लोग, 100 में से 61 लोग मार्केट में हैं। इसी वजह से तो इनकी जीडीपी और इनका जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है वो इतना हाई है ना। आइए कंट्री का नाम चेंज करते हैं, है ना, और देख लेते हैं आपके आसपास कौन है? चाइना। चलिए चाइना का देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर चाइना का जनरेट करने दीजिए, चाइना के स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। 13% ऑफ द चाइनीज़ पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, मात्र 13%। तो इंडिया में 3%, चाइना में 13% और अमेरिका में 61% तो आप सोचिए कि इंडिया अगर 3% से सिर्फ 5 से 6% भी हो और आप अगर आज की डेट में इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे और कितनी ज़बरदस्त वेल्थ आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए, जो भी आपके बच्चे होंगे वो आपको आजीवन याद रखेंगे कि हाँ, हमारे भी बाप दादा हमारे लिए कुछ करके गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब देखिए, ज़्यादा इधर उधर की फालतू की बात नहीं करते हैं और सीधे आते हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो एक महान विभूति हैं जिनका नाम है श्री धीरू भाई हीराचंद अंबानी, तो इन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। इन्होंने इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को के पौधे को लगाया, जिसको कि इनके सुपुत्र आज की डेट में आगे लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन खर्चे, क्या धन संचय। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अच्छा बच्चा हुआ तो उसके लिए धन को खर्चने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बच्चा खराब हुआ तो उसके लिए धन संचय करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्होंने इनके सपने को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये जिस लेवल से इन्होंने कंपनी को धीरे धीरे उठाया, इन्होंने उसको आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा दिया, है ना। और ये किस तरीके से कामकाज हुआ है आप देखिए। इस रिलायंस इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकी एक बात देखिए कितनी ज़बरदस्त इन्होंने कही थी। रिलायंस सक्सेस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ कैपेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर इंडिया ग्रो करेगी तो उसकी ग्रोथ में सबसे पहला नाम जो आएगा वो आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आएगा। और याद रखिए, अगर रिलायंस में दिक्कत हुई तो इसका मतलब है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहीं ना कहीं से डाउनफॉल में जाएगी। तो इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो इन कंपनीज़ को उठना पड़ेगा, है ना। तो इसी माइंडसेट को लेकर के मैं अपने कुछ पैसों को इनको देना चाहूँगा। क्यों देना चाहूँगा? क्योंकि मैं अपने कुछ रुपयों से कोई बिज़नेस खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनका पार्टनर बन सकता हूँ। अरे ये क्या बात कह रहे हैं, पार्टनर बन सकते हैं? जी हाँ, अगर आप इनके शेयर्स को लेंगे तो आप इनके पार्टनर ही तो कहलाएंगे। कंपनी बढ़िया काम करेगी तो आपको मुनाफा देगी, कंपनी बेकार काम करेगी तो आपका लॉस होगा। तो आप इनके दुख और सुख के साथी बनेंगे, इसीलिए आप इनके शेयर होल्डर कहलाएंगे, इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं रिलायंस की बातें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, एक सेकेंड, यस, ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कि इनका जो मार्केट कैप है वो अभी मैंने पहले भी दिखाया था, इस समय लगभग 17,72,000 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे इनके एक्सपोर्ट्स को देख लीजिए। ग्लोबल 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ में 88 नंबर की दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनी है ये, है ना। बेस्ट एम्प्लॉयर में इनका 20th रैंक है। रिवेन्यू देखिए इनका पर ईयर का कितना है ना। फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए कितना है। तो इस तरीके से इनके आंकड़े कितने ही ज़बरदस्त और मजबूत हैं, है ना। अब देखिए इनका विज़न देखिए, ये जो अनिल धीरू भाई अंबानी जी हैं, इनका विज़न देखिए। तो इनके विज़न को देख करके ही आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा कि इनकी जो सोच है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं उनके जो मालिक होते हैं उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनकी सोच देखिए क्या कहते हैं, इंडिया विल विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोजन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया विल ग्रो टू बिकम अ $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047। तो इसका मतलब है कि इतना टाइम्स 3 से 40, है ना। तो इतने टाइम्स ये यहाँ पे इंडिया ग्रो करने वाला है। तो इसका मतलब ₹3 के बराबर हो जाएगा, ये कह सकते हैं, है ना। तो आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त इंडिया के पास पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, ठीक। और ये इनकी सोच है, इसी सोच को लेकर के ये लोग अपनी कंपनी में कारोबार करते हैं। अब देखिए रिलायंस को आप अगर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिलायंस का विस्तार है, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा रिटेल सेक्टर में रिलायंस आती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल, फार्मेसी, कनेक्टिविटी, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज में आपको पता है कि जियो 4G चलता है हमारा। इसी तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में पूरा जियो का चलता है। ऑयल, सबसे बड़ा जो सेक्टर इनके पास है वो है क्या, ऑयल सेक्टर, क्योंकि इसी ऑयल सेक्टर से ही इसकी मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक। तो ये देखिए, अब इसका आप रेवेन्यू देख लीजिए, है ना, इन सब का रेवेन्यू देख लीजिए। रिटेल सेक्टर से इनका रेवेन्यू इतने, फिर डिजिटल सर्विसेज से इनका रेवेन्यू 1,19,791 करोड़, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 7,266 करोड़, फिर इसके बाद ऑयल्स एंड केमिकल से कितना है 5,94,000, लगभग 6 लाख करोड़। ऑयल एंड गैस से इनका रेवेन्यू कितना आ रहा है 16,508 करोड़।
तो ये इतनी ज़बरदस्त इनका रेवेन्यू, तो आप सोचिए कि क्यों न इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, अपने पैसे को सेफ रखा जाए। थोड़ा सा इनका फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी आप देख लीजिए, है ना, ये रेवेन्यू, ये प्रॉफिट, ये डिविडेंड जो हर शेयर में मिलता है ना, और फिर ये अर्निंग, हर शेयर के हिसाब से जो अर्निंग मिल रही है आपको, ठीक है, लगातार ग्रोथ, लगातार, ऐसा नहीं है कि कहीं पर रुका है। ध्यान से देखिए 2020-21, 21-22, 22-23 एक शेयर में से 76 रुपये, फिर अगले साल 90 रुपये, फिर अगले साल लगभग 100 रुपये। तो लगातार ग्रोथ है, लगातार, है ना। डिविडेंड हर साल बढ़ रहा है, डिविडेंड हर साल बढ़ रहा है, मतलब कि चारों तरफ से धन की बरसात हो रही है कंपनी के ऊपर। और वो तो आप देखते भी होंगे न्यूज़ में कि किस तरीके से कंपनी ज़बरदस्त कामकाज कर रही है ना। तो ये देखिए इसका डेप्ट, इसके ऊपर डेप्ट देखिए आप कितना है, डेप्ट देखेंगे तो ये देखिए 0.5 से कम, मतलब कि डेप्ट ना के बराबर है, बहुत ही कम। जितना कम डेप्ट होगा उतना बेहतर। और आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए ऋण तो लेना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ऋण तो सबको ही लेना पड़ेगा, तभी वो ग्रो कर पाएगी, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे ये जो टैक्स भर रहा है 1,70,000, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, है ना, लार्जेस्ट टैक्स पेयर ऑफ इंडियाज़। तो ये कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ कहानी चल रही है। अब देखिए इसकी सर्विसेज, आप देखिए 5G आने वाला समय किसका है, 5G का ही है। तो और ये 5G में आपको पता है कि आज का मार्केट लीडर कौन है, जियो। तो आने वाले आप समय में देख लीजिए हर जगह, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, आपको पता होगा कि जो फेसबुक है उसने भी अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया, मेटावर्स, ठीक है ना। तो आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जियो जो कि इस सेक्टर में कूद रहा है, ये आपके देश में लाने का काम कौन करने वाला है, जियो। ये क्रांति फिर से लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप एक अर्ली इन्वेस्टर इसमें बन सकते हैं, इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करके, और इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन में अपना योगदान कर सकते हैं। अपना योगदान क्या, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो आपका भी भला होगा। अब इतनी जो हमने बातें करी हैं, इससे हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई कंपनी में दम तो बहुत है, कंपनी में दम तो बहुत है। तो भाई कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, अगर मैं इसको, अब इतना हमने सीख लिया, तो आइए अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और इस चार्ट में मैं आपके सामने लगाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैंने चार्ट यहाँ पे खोल दिया है, और ये चार्ट 5 मिनट का है। मैं पहले इसको लगाता हूँ 1 मंथ का चार्ट, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इसकी ग्रोथ कैसी रही पिछले सालों के दौरान, है ना। तो आप इसको देख करके आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ का प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ पर आई है तो इसका ये 1995 में रिलायंस इंडस्ट्री 36 रुपये में था। इसका मतलब है कि अगर आपके पिताजी, है ना, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मेरे जो होंगे वो 20 साल से लेकर के 50 साल तक की एज में होंगे, तो आप सोचिए 1995 में अगर आपके पिताजी वगैरह लोग ने इस कंपनी में 36 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज वो 36 रुपये 2,323 रुपये के आसपास हो गया होता, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 1995 से लेकर के 2025, ठीक है ना, 2025, तो ये हो गया हमारे पास लगभग 30 सालों का सफ़र। अगर इसके दौरान कंपनी इतना ग्रोथ कर सकती है, ठीक है ना, 30 रुपये को कंपनी कितना बना सकती है, 2,500 रुपये के आसपास बना सकती है। तो क्या अगले आने वाले 5 से 10 सालों में कंपनी इस 2,500 को, जबकि यहाँ पे तो हमारे पास मार्केट में इन्वेस्टर भी नहीं रहे होंगे, है ना। अब आज की डेट में 3% ही लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर ये इन्वेस्टर 3 की जगह 5% हो जाते हैं, तो ये 2,500 का प्राइस कितना ऊपर चला जाएगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से कंपनी धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही चलती है, ठीक है ना। कुछ समय के लिए कंसोलिडेट भी करती है, जो कि धैर्य का फेज़ होता है, फिर उसके बाद कंपनी ऐसे करके ऊपर चलती है। अब आप यहाँ पर देखिए
कि अब यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी अभी भी क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट कोई भी कंपनी इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स उसी लेवल पर कंपनी को खरीदते रहते हैं, धीरे 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 करके एक्यूमुलेट करते हैं। बिग प्लेयर्स कौन, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, जैसे कि LIC, जैसे कि बैंक्स, है ना। तो ये लोग इस कंपनी के स्टॉक्स में को खरीद करके आपके 100 रुपये को बैंक लेगा और आपके 100 रुपये से ये बैंक इसके शेयर को खरीदेगा। और आपने देखा कि अभी इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है और इससे ये 100 रुपये कमाएगा, 100 रुपये लगा के 100 रुपये कमाएगा और आपको कितना देगा, 2 रुपये, आपको देगा 2 रुपये। बाकी 98 रुपये क्या करेगा, बैंक अपने जेब में रखेगा। किस लिए, क्योंकि बैंक ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया और सारा ही खेल किस चीज़ का होता है, माइंड का होता है। तो क्यों ना ये माइंड आप अपने आप डायरेक्ट लगा लें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अपना माइंड लगा रहा हूँ और वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहा हूँ, है ना। और वेल्थ क्रिएशन बहुत धीरे धीरे होती है, याद रखिएगा, है ना। वेल्थ इज़ क्रिएटेड इन साइलेंस, जब शांति होती है तभी वेल्थ का क्रिएशन होता है। तो देखिए, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये आपको मैंने इसका पूरा ग्रोथ दिखाया। अब चलिए हम लोग ये जानें कि इसको किस प्राइस पे ख़रीदा जाए, है ना। एक पर्टिकुलर लेवल भी होता है कि किस प्राइस पे इसको लिया जाए। तो जब मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे 1 डे का चार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसके एक सेकेंड, यस, मैं इसके 1 डे के चार्ट को लगाता हूँ, यस, और ये देखता हूँ कि इसका प्राइस क्या चल रहा है पिछले कुछ समय से। तो यहाँ पर मुझे दिखेगा, इसको मैं, यस, एक सेकेंड, यस, अब आप देखिए, अब इसका जो प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये, ठीक है ना, ये है 2020 जब मार्केट क्रैश करी थी और इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था। 2020 आपको ही पता है कोरोना काल था और उस दौरान एक से एक स्टॉक गिर गए थे और इसलिए यहाँ पर इस कंपनी का जो दाम था वो 1400 से गिर करके लगभग 800 रुपये पहुँच गया था। और इस 800 रुपये पे जब लोगों ने इसकी ग्रोथ, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होनी थी, जहाँ यहाँ पर अगर लोगों ने पैसा लगाया तो आज की डेट में वो अरबपति हो गए, अरबपति। क्यों अरबपति हो गए भाई, 800 रुपये की चीज़, 800 रुपये की चीज़ अगर 2500 रुपये बन जाती है तो अब आप सोच लीजिए कि जिसके पास जितना पैसा होगा उस हिसाब से वो लगाएगा। अब 800 रुपये का कोई स्टॉक है, आपने इसमें 8 लाख रुपए लगा दिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उतने ही गुना, अब मल्टीप्लाई करके आप घटा के देख लीजिए सिंपल मैथ्स लगा करके कि कितना ग्रोथ यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेवल पर भी मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। ये 2021 के दौरान मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर एक अपवर्ड रैली दी। अब लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट फिर से क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है पिछले 1 साल से। तो 1 साल के दौरान मार्केट में इसमें कोई मूव देखने को बहुत अच्छा खासा नहीं मिला है ना। मूव अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइस का। और कहीं ना कहीं ये क्या होगा, देखिए, इतना सिंपल इन्वेस्टिंग विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, मैं किसी भी इंडिकेटर वगैरह का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के बिज़नेस को समझ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी के बिज़नेस को समझ करके इसमें कामकाज कर रहे हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका एक फेयर प्राइस क्या होगा, जिसमें कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कम से कम 1 साल के लिए अपना मनी क्या कर सकते हैं, सेफली पार्क कर सकते हैं, ताकि हमको एटलीस्ट 8 से 10% का तो रिटर्न इसमें मिल ही जाए। तो अब इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए देखिए क्या करना है, इसको इस लेवल पर देखिए, मैं इसको यहाँ पे ये एक लाइन बनाता हूँ। ये कौन सा लेवल है, यस, है ना। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल आया जिससे कि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर लूँ, चलिए, ये एक लेवल हमारे पास आ गया। अब इसको मैंने ऐसे क्यों मार्क किया है मैं आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, यस, और फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
देखिए इस लेवल पर ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इस लाइन से हमेशा स्टॉक प्राइस क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जब भी इस लाइन पर आता है ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे गिर के फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर यहाँ से टकराएगा फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर टकराएगा फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर टकराएगा ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पे आएगा ऊपर उठेगा, यहाँ आएगा ऊपर उठेगा, यहाँ आएगा नीचे गया फिर ऊपर उठ गया। ठीक, अब यहाँ पे भी यही कहानी हो रही है, ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर ये अभी अपने इसी लेवल के आसपास है ना। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये यहाँ से फिर से उठ करके 2600 तक जा सकता है। ठीक, तो अगर आप इसको इस प्राइस पर भी ले लें, तो कोई घाटे की बात नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब अगर मैं इसको लेना चाहता हूं तो 2323 का जो लेवल है वो कोई बहुत महंगा लेवल नहीं दिखता है मुझे। तो मैं कुछ इस पोर्शन को यहाँ पे ख़रीद करके एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये मुझे कुछ ही समय में कम से कम 2500 तक का मुंह तो दिखाई दे, है ना। और अगर ये मैं इसको इसी प्राइस पर अगर बाई करता हूँ, लगभग 2300 के लेवल पर इसको बाई करता हूँ, और अगर एक आध महीने में ही ये प्राइस मेरा 2500 तक भी पहुँचता है, तो मुझे एक स्टॉक पे कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं 2300 रुपये के 10 स्टॉक्स अगर ख़रीद लूँ, तो इसका मतलब मेरा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 23,000 रुपये हुआ। और अगर मुझे एक स्टॉक पे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 10 स्टॉक पे 2000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर ये मुंह मेरे पास एक महीने में आ गया तो 2000 रुपये मिले आपको 23,000 रुपये लगाने पे एक महीने के अंदर, है ना। एक महीने में ही आपको इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आपको और क्या चाहिए, लगभग आपको 9% की ग्रोथ रेट मिल रही है, तो अब आपको और क्या चाहिए, है ना। एक महीने में 9% आपको मिल गया। तो दोस्तों ये होता है इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब देखिए इसको हम लोग देखें, इसके टारगेट भी अगर मैं लगा करके देखना चाहूँ तो अब अगर मान लीजिए कि एक स्विंग मैं फाइबोनैकी का यूज़ करता हूँ, तो अब इसके स्विंग को आप देखें, इसने एक स्विंग बनाया है, मैं इसको दिखाता हूँ। यस, ये यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। अब अगर ये यहाँ से गिर भी गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं इसको बाई करता हूँ और ये गिरा, तो देखता हूँ कि ये कब तक गिरेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये फाइबोनैकी रिट्रेसमेंट का, और इस लेवल से यहाँ से मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है ना। यस, ये देखिए अब ये स्विंग एक बना था यहाँ पर। अब देखिए ये किस लेवल पर खड़ा है, ये किस लेवल पर है, इसको समझो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये फाइबोनैकी के 0.5 लेवल पर है, और 0.5 लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है किसी भी स्टॉक को बाई करने का, ये 0.5 लेवल। तो ये जो इस समय का लेवल है इसका, मार्केट अभी कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास है, और यहाँ पर जब भी कोई स्टॉक होता है तो वो अपने दूसरे लेवल को तो तुरंत अचीव करता है, मतलब कि 2477 रुपया तुरंत अचीव कर सकता है। और अगर ये गिर भी गया तो गिर करके इसका पहला लेवल ये आएगा 2120 का, 2100 का लेवल चलिए मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे 25,000 रुपये में अपना लगाता हूँ, 25,000 रुपये, ठीक, और इसके बाद ये ऊपर बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, मैं इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा 1 या 2 महीने में, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रुके रहें, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो वेल एंड गुड, उसको लगा सकता है बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं। तो अब इमीडिएट प्रॉफिट कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं इस पॉइंट पे अगर इसको लूँ और ये इस लेवल पर आ जाए तो मेरा फ़ायदा लगभग 150 रुपये तो होगा ही होगा एक स्टॉक के ऊपर। तो अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 40 लाख रुपए है, उसी हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है भाई, है ना। लेकिन बस ये है कि ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये हमें याद रखना है, हमको वो पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है जिसकी हमें इमीडिएट नीड पड़ जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में शादी है, हमारे घर में मकान बन रहा है, हमारे घर में कोई बीमार है तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, अब हम सोचें कि इस पैसे को हम स्टॉक मार्केट में लगा करके कुछ पैसा बना लें, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 100% ये होता है, 100% मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी भी लेवल पर पैसे को लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक,
मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से प्राइस क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। और जब प्राइस नीचे गिरता है तो हमारी आत्मा हिल जाती है, क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न मनी इस मार्केट में लगाते हैं। और जब प्राइस का दाम नीचे और जब स्टॉक का दाम नीचे गिरता है तो हम कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि अब कंपनी कहीं बिल्कुल ही धरातल में ना पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ उसी पैसे को हमेशा इस मार्केट में लगाएं जिसकी कि आपको कम से कम 1 साल तक इमीडिएट नीड ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ पैसा लगाऊंगा, फिर अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो वेल एंड गुड, मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लूँगा। अगर ये इस लेवल को भी तोड़ता है तो फिर से मैं अपना थोड़ा पैसा यहाँ से आगे के लिए लगाऊंगा। और अगर ये यहाँ से नीचे गिर जाता है, इस लेवल पर आता है, तो मैं फिर यहाँ पर जैसे 25,000 अगर मैं यहाँ पर लगा लूँगा अपने कैपिटल का 1/4, तो फिर से 1/4 इस लेवल पर लगा लूँगा। और अगर ये गिरता है तो मैं फिर इस लेवल पे फिर कुछ खरीदूंगा। इसके बाद ये और गिरता है तो फिर ये 1500 के लेवल, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है इस समय आना, उस पर लगाऊंगा, है ना। मतलब कि कंपनी की ग्रोथ पर मुझे 1% भी डाउट नहीं है, कंपनी की ग्रोथ पर 1% भी डाउट नहीं है। तो इसीलिए तो बोला कि हमेशा किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करो तो उसके बिज़नेस मॉडल को पहले अच्छे से समझ लो। और बिज़नेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझने के लिए बस आपको कंपनी की वेबसाइट पर जा करके उसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको देख लेना होता है ना। और जो क्रिसिल वगैरह की रेटिंग होती हैं, मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक। रिलायंस के लिए जो क्रिसिल की रेटिंग है वो देखते हैं, क्रिसिल रेटिंग फॉर रिलायंस, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्रेडिट रेटिंग देखते हैं इसकी रिलायंस के लिए। तो रिलायंस की क्रिसिल रेटिंग देखिए, इसने कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इसको रेटिंग दिया हुआ है, AAA स्टेबल रीअफर्म्ड, है ना। मतलब कि कोई शक नहीं है कि ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द स्टेबल कंपनीज़ है। तो इसमें हम अगर अपना पैसा लगाते हैं तो हमको बहुत अच्छे इसमें रिटर्न्स आगे देखने को मिल सकते हैं। तो ये था इस पूरे रिलायंस का एनालिसिस, जिससे कि हम एक वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इससे बहुत अभिभूत हूँ। और अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हर उस इन्वेस्टर को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बजाय कि ये टिप्स लेकर के छोटी छोटी कंपनीज़ कि किस में हम अपना पैसा लगा दें और आगे बढ़ जाएं, है ना। इस तरीके से भटकना नहीं है, है ना। कोई नई कंपनियां मत ढूंढिए, वो कंपनियां ढूंढिए जो एवरग्रीन है ना, उन ट्रेड्स की तरफ जाइए। तो इसलिए आपको सेफ इन्वेस्टमेंट सिखा रहा हूँ कि कैसे वेल्थ को जनरेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।